नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्विटर पर घोषणा के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। देश को यह अहम जानकारी उन्होंने दी कि भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की एक महाशक्ति बन गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मिशन शक्ति के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एसैट यानी एंटी सैटेलाइट के जरिए भारत ने लो ऑर्बिट वाली एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। इसका मतलब यह है कि हम अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी हमले की स्थिति में उसे इंटरसेप्ट करने में सक्षम हैं। इस कदम का महत्व आप इससे समझिए कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि भारत ने हासिल की है। इस उपलब्धि की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किए गए परमाणु परीक्षण से की जा रही है। उस ऑपरेशन को भी ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था और उसके बाद भारत परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं। सवाल यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा अथक परिश्रम के बाद कर दिखाया है, क्या उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह है कि क्या किसी एक सरकार को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन के ठीक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल सामने आए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने ही एसैट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जो आज सफल हुआ है। लगे हाथ उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बधाई भी दे दी। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेस पावर के लिहाज से भारत की इस उपलब्धि के मायने क्या हैं और क्रेडिट की सियासत का आखिर क्या निष्कर्ष है। एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO, लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। गर्व की बात है, यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद ही ये उपलब्धि भारत को हासिल हुई है और लंबी प्रक्रिया चलती है जिसके बाद इस तरह की कोई कामयाबी किसी देश को मिल पाती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं उस टाइमिंग को लेकर, सवाल उठ रहे हैं उस तरीके को लेकर, उस सस्पेंस क्रिएशन को लेकर, जिसके जरिए विपक्ष ये कह रहा है कि आज चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है। क्या कह रहा है विपक्ष, उसके तमाम नेता सुनिए। मैं इसरो और डीआरडीओ को बधाई देता हूं जो मिसाइल उन्होंने इजाद की है, उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो एजेंसीज हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो चुनाव सर पर है,
उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है, टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक और स्ट्रेटजी और डिफेंस की जो रिसर्च है वो होती रहती हैं, हमेशा चलती हैं। हमसे चीन ने हमसे पहले न जाने कब कर दिया। मिशन शक्ति प्रोग्राम जो है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और ये तो क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना चाहिए जो डीआरडीओ ने उन्हें उसको स्थापना की। और सर विक्रम साराभाई ने इसको आगे बढ़ाया, और आज वो एक एक यशस्वी हो रहे हैं ये। और ये प्रोग्राम तो 2012 से चल रहा है, वो उसी वक्त रेडी था, तो उस वक्त इसका उपयोग नहीं कर सके, इसलिए कि इसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या हो गए, तो इसीलिए इसको बना के वैसा ही तैयार करके रखे हैं। तो अब उसका टेस्ट किए हैं, तो ठीक है, ये तो देश के लिए, इसीलिए तो हम उन साइंटिस्ट को और जिस नेता ने इसकी बुनियाद डाली है उनको हम गौरवपूर्वक अभिनंदन करते हैं। अप्रैल 2012 में, अगर मैं तारीख भी बता दूं, तो अगर आप 21 अप्रैल 2012 के समाचार पत्र, विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें और उसमें मनु पबी की स्टोरी पढ़ लें कि डॉक्टर वीके सारस्वत ने यह कहा, वी नाउ हैव द कैपेसिटी टू डेवलप एंड द डिजायर टू डेवलप एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, बट द गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड अस टू डू सो। तो इसलिए जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं, और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध का कार्य किया है, यह कितना बड़ी अचीवमेंट है। केवल हम स्पेस पावर बन गए हैं, यह केवल इतना नहीं है। वो तो स्वाभाविक है कि हम स्पेस पावर हैं, हम इस दृष्टि से बिग फोर में हैं। तो सरकार ये कह रही है कि हमने इच्छा शक्ति दिखाई, प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी, पहले भी हम ये करने में सक्षम थे, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से ये नहीं कर पा रहे थे। उधर विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझ करके क्रेडिट लेने की कोशिश सरकार कर रही है, चुनावों से पहले फायदा उठाने की कोशिश वैज्ञानिकों की मेहनत पर सरकार कर रही है। आखिर हालात क्या हैं? और आप देखिए कि जब एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तब इसी तरह की कुछ सियासत पैदा हो गई थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सेना ने शौर्य दिखाया है, और एक सुर में तमाम पार्टियों ने सेना को बधाई दी थी। अभी भी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी जा रही है, लेकिन दूसरी ही लाइन में विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इस पर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या हालात हैं? लेकिन कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, चौथी महाशक्ति अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आखिर उसके क्या मायने हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनोद भारती हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गुप्ता टीएमसी की ओर से हैं, आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आरपी सिंह जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आज जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है, सभी सियासी पार्टियां भी बधाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने यही कहा अपने संबोधन में कि आज गर्व करने का दिन है, और बात ठीक भी है। आखिर इस उपलब्धि के बाद हमने एक लो ऑर्बिट मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है, उसे मार गिराया है, और ये हुआ है एसैट के जरिए, एंटी सैटेलाइट के जरिए, जिसकी शुरुआत जिसकी नींव पहले ही रखी गई थी। अब हमने ये कर दिखाया है, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है अंतरिक्ष में वो हमारी बढ़ गई। आखिर इसका मतलब क्या है, अगर आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है।
इसका मतलब है कि भारत के डिफेंस के लिए जो भी कार्रवाई हो रही है वो है। अगर आपको जानकारी हो तो एयर टू एयर मिसाइल्स जो थी अग्नि 5 के बाद का ये कार्रवाई है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स थी जो कि करीब 5000 से भी ज़्यादा दूर तक जाती है। अब उसी के ऊपर रिसर्च हो रहा कि अब अग्नि 6 के लिए, तो इसका मतलब जो भी इंटरनेशनल वॉर अगर किसी चीज़ का हुआ तो एक स्थान से बैठ करके दूसरे स्थान पे जा करके आप किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी फिजिकली आपको मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एयर टू एयर भी मिसाइल्स इस्तेमाल के टेस्ट फायर हो चुके हैं, सक्सेसफुल थे। अभी रही बात की जो आपके ग्राउंड टू एयर है वो तो होते ही रहते हैं। अब ये लो ऑर्बिट जो कि 300 किलोमीटर तक की है, अब उसके अंदर आपके 3 देशों ने कार्रवाई की थी। अगर आपने उनके नाम बताए, अमेरिका, रूस और चीन। और चीन ने 2013 में सक्सेसफुल इसकी टेस्ट फायर किया हुआ है और वो हमारे बगल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान उसके साथ लिंक्ड है, जबकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं डिफेंसिव है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और उन्होंने एक जो लाइव सैटेलाइट भी मारा है वो भी शायद अपना ही टेस्ट फायर किया है या जो भी था अनयूज था, किसी कंट्री ने बोला नहीं कि वो मेरे ऊपर किया गया है, बट इट वाज सक्सेसफुल। अब रही बात ये कि हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर बहुत दिनों से था, लेकिन फायर किसने किया, किसके पास गट्स था, कब किया? वही चीज आज है। आज आप चौथा देश बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? अगर आप ये देखिए सैटेलाइट क्या होता है, आज आपके जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी फोरकास्ट है, जितने भी आपके सुनामी के चाहे जो भी वेदर फोरकास्ट ले लीजिए, एग्रीकल्चर, सब कुछ सैटेलाइट से। तो प्रोग्रेस ऑफ द नेशन किसी भी देश का एक सैटेलाइट पहले से बता देता, वार्न कर देता क्या क्या होने वाला, क्या क्या हो रहा, यहां तक कि आप ट्रुप्स के मूवमेंट्स पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की अगर कैपेबिलिटी हमारे पास है और डीआरडीओ ने किया है तो मैं उनको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन यानी बधाई के पात्र हैं। एक चीज और आपको बता दूं, आफ्टर द कारगिल ऑपरेशन इंडिया के अंदर पब्लिकली है, डोमेन में है, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स एयर कमांड भी खड़ा किया जा चुका है। ये ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के टाइम हुआ है और उसका काम था न्यूक्लियर और एयर स्पेस को कंट्रोल में रखना। अब वो चीज अभी भी लाइव है और बल्कि उसको और भी स्ट्रेंथ दे दिया गया है। इस मिशन का जब भी इस्तेमाल या शुरू किया गया होगा, लेकिन अब जो है रिजल्ट अब दिखाया जा रहा है। बार बार वीके सारस्वत जी के जो बयान का जिक्र किया जा रहा है उसके जरिए ये कह रही है सरकार कि पहले ही हमने ये क्षमता तो हासिल कर ली थी, लेकिन जो कि सरकार इजाजत नहीं दे रही थी, इच्छा शक्ति सरकार में नहीं थी, इसलिए हमने ये कारनामा अब जाके कर दिखाया है जब सरकार ने वाकई ये चाहा और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उसकी अनुमति दी और उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की भारत के पक्ष में। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भी जाएंगे, टेस्ट का जो पोखरण हुआ था, आई बिलीव इट वॉज देयर इंदिरा गांधी के टाइम, इट वॉज देयर इन नरसिम्हा राव टाउन, बट किसी ने बटन को प्रेस नहीं किया था। आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी 15 दिन के अंदर आते उन्होंने बटन प्रेस कर दिया था। तो उसकी तैयारी तो पहले से थी। कांग्रेस इस बात का क्रेडिट खुद लेना चाह रही है कि 2012 में चूंकि ये क्षमता देश ने हासिल की थी, इसलिए प्रधानमंत्री जो रहे उस वक्त मनमोहन सिंह, उन्हें बधाई दी है अहमद पटेल साहब ने। और इसके साथ ही और भी तर्क दिए जा रहे हैं कि क्षमता पहले से ही थी चूंकि, लेकिन इस लिहाज से जो विपक्ष कह रहा है उस लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, आरपी सिंह जी, क्या किसी एक सरकार तक इसको सीमित किया जा सकता है? क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं या इस तरह की योजनाएं होती हैं वो एक लॉन्ग फ्रेम में चलती हैं, लॉन्ग टाइम स्पैन में चलती हैं और एक अच्छा खासा वक्त लगता है, कई दशकों का वक्त लगता है किसी एक जगह से दूसरे मकाम तक किसी देश को पहुंचने में। और मुझे लगता है कि डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं वो दशकों से लगे हुए हैं और अब जाकर के एक एक करके हमारी जो क्षमता है वो बढ़ रही है और वो दुनिया के सामने आ रही है इस तरह की उपलब्धियों के जरिए। तो क्या किसी एक सरकार तक इसको सीमित कर सकते हैं? नहीं, एक सरकार से सीमित है ही नहीं है। अगर आपको पता होगा कि इसरो और डीआरडीओ ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है। ये 1960 के बाद की ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं। इसरो तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे खड़ा हुआ है, जबकि आपके ये डीआरडीओ उसके पहले का है। तो जो भी चीजें हमने अभी आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, आज नहीं किया गया है, लेकिन हम किसने कैसे इस्तेमाल किया है, कितना उसके ऊपर उनको क्षमता दी गई है। अगर आपको पता है इनमार्सेट जितने भी आपके ये जो सैटेलाइट्स हैं आप आज के इंडियन ऑर्बिट के अंदर, वो इसरो ने बनाए थे और इसरो के अंदर भी पूरी जो फ्री इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। हम अब किसी से बाई नहीं कर रहे हैं सैटेलाइट्स के लिए,
बिकॉज इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो ये आज एक दिन में काम हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसीलिए अगर इस पर सियासत हो रही है या क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है किसी भी पार्टी की ओर से, तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। और ये एक आपत्तिजनक प्रक्रिया है, ये एक आपत्तिजनक लहजा है कि देश हित के जो काम हैं या फिर देश हित के जो मुद्दे हैं उस पर इस तरह सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये होना तय ही था। एक छोटा सा सवाल और आपसे आरपी सिंह जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। सवाल ये कि ऑपरेशन शक्ति जिसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल, उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे, भारत जो है परमाणु संपन्न देश बना। उस ऑपरेशन से, उस उपलब्धि से अगर इनमें से कंपेयर करें तो क्या उसी लेवल का ये कुछ है जो आज भारत ने कर दिखाया है? जी, उसमें तो दो कुछ चीजें जरूर मिलती हैं। हाँ। कि शक्ति का इस्तेमाल किसने किया, उस समय शासन में कौन था, पहली चीज। दूसरी बात यह कि शक्ति जो है, जो ऑपरेशन होता है, इसका जो इंटरनेशनल एंटी जो इस तरह से जो प्रचार होते हैं या बैन लग जाता है, इसको आप स्पेस के अंदर जो है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आपको अगर ये पहले से पता होता तो इंटरनेशनल जो सुपर पावर हैं पहले से ही ऑब्जेक्ट कर देते, क्योंकि इनकी एक यूनियन है, एक संघ है जिसके अंदर इंडिया भी सदस्य है, वो जरूर इसके लिए मना करते और परमिशन लेने की जरूरत पड़ती तो ये शायद नहीं कर पाते। लेकिन इस जो भी इन्होंने सैटेलाइट जो भी ऑर्बिट मारा है, जो भी इसने कार्रवाई की है, उन्होंने खुद ही कहा कि हमने पीस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया है और इसको हम इसी तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए समानता नाम में भी ऑपरेशन शक्ति उस वक्त नाम रखा गया था और अभी मिशन शक्ति है। डिटेल में जाएं तो यहाँ तक कि मुझे जो पता लग रहा है, चाइना और पाकिस्तान ने सीधे ऑब्जेक्ट कर दिया है। बाकी पाकिस्तान ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास सर फिर से आऊंगी और चीन के लिहाज से क्या स्थिति है अब भारत की, वो समझने की हम कोशिश करेंगे और इस उपलब्धि के बाद चीन पर क्या असर पड़ेगा, चीन के साथ संबंधों पर, या फिर जो विवाद आए दिन होते हैं चीन के साथ, उसको लेकर भारत कहां पर पहुंच गया है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी की ओर से विनोद भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, विपक्ष से जो तमाम सवाल हैं वो मैं पूछूंगी, लेकिन जो कुछ ट्वीट्स हम दिखा रहे हैं, जो कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष की हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, उसका जवाब आपको देना चाहिए कि आखिर क्यों एक इमेज आपकी ऐसी बनती जा रही है कि देश हित के कामों को लेकर आप लोग सियासत करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया अपने दर्शकों को कि चुनाव आयोग ने यह साफ कह दिया है, 3 दिन का वक्त दिया है कि सेना के जो इस्तेमाल है चुनावों के प्रचार के लिए उसको बंद कीजिए और जो फोटोज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको हटाइए। अब कुछ उसी तर्ज पर यह जो उपलब्धि है, भारत की बड़ी उपलब्धि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उस पर भी आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वो वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामना दे रहे हैं। आरोप सीधा है कि इसे बताया जा सकता था एक उस तरीके से भी जिससे सेंसेशन क्रिएट ना हो जाए, लेकिन बीजेपी की आदत है कि हमेशा सेंसेशन क्रिएट करके लाभ ले जाए ऐसे मुद्दों पर भी। जवाब दीजिए। देखिए सुब्रा जी, विश्व के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में भारत जब जब खड़ा हुआ है तब देश में बीजेपी की सरकार रही है, चाहे वो 1998 2 मई 1998 के परमाणु परीक्षण का दिन रहा हो या आज का बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार। और ये 2014 से पहले भी इस देश में डीआरडीओ थी, इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन ये उपलब्धि जिस सरकार में हासिल हुई है उसका क्रेडिट तो सरकार लेगी ही लेगी और ले भी रही है। लेकिन जिस देश को और इस देश की जनता को जो गौरव हासिल हुआ है इस परमाणु परीक्षण से, इस सैटेलाइट, इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण से, इस पे किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति खड़ा करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि ये देश की सुरक्षा का मामला है, एक देश की एकजुटता का मामला है, देश के वैज्ञानिकों के सम्मान का मामला है और देश को एकजुट होके इन देश के वैज्ञानिकों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और इस तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के इस तरह से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद जनता के सामने लाने से किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अभिषेक राज जी, जवाब दीजिए आप,
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश हित के मसलों पर आप लोग राजनीति करते हैं और जहां पर एक साथ खड़ा होना चाहिए वहां पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा देते हैं। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड थिएटर डे उनको विश कर रहे हैं, आखिर सॉलिडारिटी क्यों नहीं दिखा पाते हैं आप लोग? देखिए, इसमें कोई गलत नहीं बोला राहुल जी ने। देखिए, ये जो अंतरिक्ष यात्रा है ये केवल 2 दिनों या 5 साल की यात्रा नहीं है, ये वो 70 साल की यात्रा है। जिस वक्त हमारे उपकरण बैलगाड़ियों पर जाया करते थे, जब ये देश खाने पीने के लिए जूझ रहा था, जब यहाँ खाद्य की समस्या थी, उस ज़माने में एक सरकार ने सोचा कि इसरो जैसे और DRDO जैसे संगठनों के फाउंडेशन डाले। जब दुनिया में कोई भी देश जिस स्थिति में हम उस वक्त थे, इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता था, जिन लोगों ने उसकी कल्पना करी, स्वाभाविक सी बात है उनको तो इसका क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। और वैज्ञानिकों को इसका क्रेडिट सबसे पहले जाता है जिन लोगों की कड़ी तपस्या और मेहनत का नतीजा है। इसमें किसी सरकार को क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं, ये वैज्ञानिकों की तपस्या है और देश की जनता जिसका पैसा लगा है इन सभी चीजों में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने वर्ष हो गए, 70 साल हो गए आजादी को, और आजादी के बाद से जो प्रोग्राम शुरू किए गए, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नेहरू जी का या इंदिरा जी का आभार व्यक्त किया इस बात के लिए कि हमने फाउंडेशन इसका डाला था? नेहरू जी के खिलाफ तमाम उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं मोदी जी का? मैं एक बात बता रहा हूं, जब चुनाव नजदीक, आभार व्यक्त कर देते, जब चुनाव नजदीक, नहीं आभार क्यों व्यक्त करें? 2012 में हमारे पास कैपेबिलिटी इस तरीके की डेवलप सुन लीजिए फिर जो बात अरुण जेटली साहब ने उठाई है, और वो पब्लिक डोमेन में भी है, वो जो खबर है वो हर जगह पे चल रही है। 2012 में हमने ये हासिल कर लिया था। तत्कालीन जो DRDO के चीफ हैं विजय कुमार सारस्वत ने ये कहा है, सर विजय कुमार सारस्वत ने ये कहा है, विजय कुमार सारस्वत, सुन लीजिए पहले सर, सुन लीजिए, विजय कुमार सारस्वत ने ये कहा है, जो कि उस वक्त DRDO के चीफ थे, कि भले ही हमने एक क्षमता हासिल कर ली थी लेकिन तत्कालीन सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी। अब वो इच्छा शक्ति दिखाई गई और उसी का नतीजा है कि ये हमने हासिल किया। इच्छा शक्ति मायने रखती है ना? इसका नहीं, आप इससे क्या मतलब कहना, इस बात से क्या तात्पर्य है कि मतलब कि अभी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया, मौजूदा सरकार ने इसको इनिशिएट किया, काम किया गया। जो पिछली सरकारें नहीं दिखा पाए, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, फील्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनका कोई श्रेय नहीं है इस चीज में। अभिषेक जी, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए सरकार में रहते हुए। इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, फिर क्यों नहीं इजाजत दी? इच्छा शक्ति दिखी, इजाजत दुनिया ने इच्छा शक्ति देखी, पाकिस्तान को धूल चटाई बार बार, इच्छा शक्ति, इजाजत क्यों नहीं दी DRDO को? इच्छा शक्ति हमेशा रही हमारी सरकार में। वैज्ञानिकों को इजाजत क्यों नहीं दी गई तभी? चुनाव का जब माहौल आता है, जब 2012 में ही हमने ये हासिल कर लिया जाता है बीच मंचों पे, आज तो देश की जनता उम्मीद कर रही थी। आप इधर उधर भाग रहे हैं, आप DRDO पर, आज की उपलब्धि पर फोकस नहीं है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। आप बताइए ना, आप ये बताइए बीजेपी के स्टैंड को, आप ये बताइए बीजेपी के स्टैंड को सर, आप बताइए, मैं उनसे सवाल पूछूंगी, आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं किसको डिफेंड कर रही हूँ छोड़ दीजिए, मैं किसको डिफेंड कर रही हूँ छोड़ दीजिए। आप अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए सर, बोल दीजिए कि जवाब नहीं है। इस तरह के अनर्गल आरोप मत लगाइए। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं इच्छा शक्ति दिखाई आपने? बनाई गई है, इसमें कोई मोदी, क्या वीके सारस्वत भी गलत कह रहे हैं? तमाम सरकारों का रोल है, वीके सारस्वत भी गलत कह रहे हैं? हमने हमेशा आभार व्यक्त किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनके समय जो काम हुआ, हमने हमेशा तारीफ करी इस बात की। जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कभी नकारात्मक राजनीति इस तरीके की नहीं करी, मगर आज जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, आज जिस तरीके की स्थिति है, ये नकारात्मक नहीं है, करके पूरी तरीके से उसको एक सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे विश करना ये नकारात्मक नहीं है, ये कल्चर है आपका। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया और आप इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा है, मोदी जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। चुनाव के वक्त आप प्रोपेगेंडा करते हैं, पुलवामा हो जाता है तब आप प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने क्या नहीं किया है? देश की जनता आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी, ये देश की जनता भली भांति ये चीज समझती है और आप लोग को मालूम है। 5 साल में अपने बताए हुए कार बता दें मोदी जी की, शिवा गुप्ता जी, ये जो क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद, और एक तरफ कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह को इसके लिए थैंक यू, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स जायज है इस मसले पर जो कि देश से जुड़ा हुआ है, देश के शौर्य से जुड़ा हुआ है, देश की ताकत से जुड़ा हुआ है? सुब्रा जी, जितने लोग इसमें शामिल है सबको धन्यवाद, मोदी जी को भी धन्यवाद, नेहरू जी को भी धन्यवाद, मनमोहन सिंह को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। रही बात इस समय आपने बताया कि टाइमिंग को लेकर के, और यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, इसके लिए सारे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। लेकिन एक बात तो जरूर उठता है, मैं तो इसको देशद्रोह मानता हूं। मैं बता दूं क्यों मानता हूं। इस समय चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है,
आप देश से जुड़े ऐसे चीज के, ऐसी गौरवशाली चीजों को लेकर, ऐसी बड़ी उपलब्धि को लेकर के आप पब्लिक डोमेन में आकर के अगर कोई चीज कहते हैं तो सवाल तो उठता है। पार्टियां तो सवाल उठाएंगी, जरूर प्रश्न करेंगे, क्योंकि यह वैज्ञानिक केवल अकेले मेरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए। चुनाव आयोग में जाएंगे क्या? बिल्कुल, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पार्टियां तो सवाल उठाएंगी क्योंकि यह चुनाव का समय, आचार संहिता आज लागू है। और रही बात डीआरडीओ, तो 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना हो चुकी थी। और रही बात तो आज जो कहा उन्होंने कि मार गिराया, आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता और भक्तगण और उनके कार्यकर्ता यही नहीं जान पाए होंगे कि मार गिराया क्या है। वो तो सोच रहे होंगे कोई युद्ध हो गया अंतरिक्ष में जाकर के, इसको कैसे मार गिराया। इनको यही नहीं मालूम है कि सैटेलाइट है क्या, सैटेलाइट कैसे काम करती है, वह कैसे पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूमती है, वह सैटेलाइट को क्यों मारा गया, वह सैटेलाइट हमारे लिए क्या नुकसानदेह थी, वह मैं बता दूं। विनय सिंह जी, किसको क्या जानकारी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल अगर चीन, बिल्कुल पड़ता है। सुनिए, मैं तो कहता हूं कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बता दे कि सैटेलाइट है क्यों, ये सैटेलाइट क्यों बनाया गया, बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता तक आप सीमित कर रहे हैं क्या इसको? बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता तक आप सीमित कर रहे हैं क्या इसको? ये देश की शक्ति की बात हो रही है अंतरिक्ष क्षेत्र में, और आप इसको बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस की प्रवक्ता के बुद्धि पर तक सीमित कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका श्रेय अगर लेते हैं तो मैं देता हूं मोदी जी को, लेकिन उसका भी तो श्रेय है जो 46 यहाँ पे जो सैनिक शहीद हुए उन्हें। ठीक है, जीडीएस बाबू हमारे साथ जुड़ गए बस के द्वारा ले जाया गया। मैं आ रही हूं फिर से जीडीएस बाबू इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, इसरो के वैज्ञानिक हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मतलब है इसका जो आज उपलब्धि भारत ने हासिल की है। जीडीएस बाबू जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए जरा कि आज के बाद भारत की स्थिति अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस पावर के लिहाज से कितनी बढ़ जाएगी, और देश को जिस तरह से विश्व देखता आया है उस नजरिए में कितनी तब्दीली हो जाएगी? वैसे ये तो प्रशंसनीय बात है जी, अच्छी बात हो गई है। और वर्ल्ड में ये तो सिर्फ तीन कंट्रीज का था पहले, अब ये इंडिया भी उसमें आ गया है। और कोई भी वैसे गलत तरीके से जो कोई सैटेलाइट चल रहा हो, कुछ हमारे लिए गलत काम के लिए सोच रहा है, उसको हम किसी तरह आइडेंटिफाई करके उसको मार गिराने के शक्ति हमको मिल जाती है। और उससे हमको मतलब बचने की चांसेस है, मतलब इंडिया कैन बी सेफ। और ये समथिंग लाइक दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये शक्ति है, ये सब हम कर सकते हैं। हमने अभी तक वो ऐसा है कि कौन सा सैटेलाइट को गिराया, कौन सा सैटेलाइट को मारा, ये डिटेल्स तो मालूम नहीं है। ये किसका है, हमारा है या किसी और का है, ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन है। एग्जैक्टली तो अभी पता नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अभी तक सिर्फ 3 ही देश थे सर जिसके पास इस तरह की उपलब्धि गिनाने के लिए रही, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन हो। उसके बाद चौथा देश भारत बन गया है जिसने ये कारनामा किया है। आखिर ऐसा क्यों है कि गिने चुने मुल्क ही हैं जो ये काम कर सकते हैं, कर पाते हैं? तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी इस समय है, ये हम दिखा पा रहे हैं। हमारे पास भी उतना ही टेक्नोलॉजी है, हम कोई कम नहीं, किसी से कम नहीं है। और वो लोग किस लिए कर रहे हैं वो तो आप जाने, वो जाने। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। अच्छा, ये इस बात पर बहुत बहस हो रही है यहाँ पर, और चूंकि आपने इसका जिक्र किया है कि टेक्नोलॉजी हासिल कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ये कह रही है सर, आप, हालांकि ये सियासी प्रश्न है लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक प्रक्रिया समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर 2012 में हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली थी कि हम ये काम कर सकते हैं और ये क्षमता है हमारे भीतर, लेकिन उसे अंजाम दिया जाता है 2019 में, कितनी लंबी ये प्रक्रिया होती है? उपलब्धि हासिल करना अपने आप में कितनी, जो क्षमता हासिल करना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, और उसे कर दिखाना ये कितने आगे की चीज है? ये ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारा रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। वो रिसर्च एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं होता है।
बहुत टाइम लगता है रिसर्च करके एक लेवल में लाने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए दिस इज बहुत टाइम लग जाता है। तो कितना टाइम लगता है वो किसी को भी मालूम नहीं है। जब लग गया, टाइम लग गया, अब हमारे साइंटिस्ट लोगों को ये पता चल गया है कि हम इस समय कुछ टेस्ट करके दिखा सकते हैं, तो अब टाइम आ गया तो कर लिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2012 में भले ही हमने ये क्षमता हासिल कर ली होगी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में वक्त लग सकता है और इस पर काम कई वर्षों से हो रहा होगा। जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं कई सालों से लगे हुए होंगे, तब जाकर के ये आज कारनामा भारत ने किया। ठीक है, एक और सवाल आपसे है कि चीन के लिहाज से, अभी हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रही थी मैं, यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, कि चीन के लिहाज से, चूंकि चीन ने भी एक कारनामा कर दिखाया है, उन 3 देशों में वो शामिल है, और अब भारत ने भी उसको टक्कर दी है इस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने भी अब महाशक्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। तो क्या संदेश जाएगा इससे चीन को? नहीं, दिस इज ओनली टू शो, मतलब ये सब दिखाने के लिए है कि हमारे पास ये पावर है, इस समय हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इससे पहले भी बहुत सारे मिसाइल दिखाया है, अग्नि मिसाइल है, वो है, ये है करके टेस्ट फायरिंग करके हम 3000 किलोमीटर कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब टेस्ट फायरिंग करके दिखाते गए। तो उसी तरह ये भी, वो तो सब लैंड टू लैंड या लैंड टू एयर करते थे, अब दिस इज फ्रॉम लैंड टू स्पेस और स्पेस टू स्पेस, तो एक एक्स्ट्रा आगे स्टेप बन गया ये। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है जो कि की जा रही है आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है, और ये स्पष्ट किया गया है डीआरडीओ की ओर से भी और सरकार की ओर से भी कि स्पेस वॉर की कोई स्थिति क्रिएट करने का मकसद नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि हम मिसाइल पर मार कर सकते हैं लो ऑर्बिट में, और इसलिए ये आप समझिए कि जो प्रतिरोधक क्षमता है देश की वो बढ़ गई है, और कोई देश अगर ये चाहे कि भारत के मिसाइल को गिरा दे तो उसे ये समझना पड़ेगा कि भारत के पास भी एक क्षमता है कि वो उसके मिसाइल को गिरा सकता है, वो इसके सैटेलाइट को गिरा सकता है। तो इसीलिए ये जो क्षमता है ये पड़ोसी मुल्कों में बहुत एक कड़ा संदेश दे रही है, ये तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और यहीं से मैं शुरू करती हूं आरपी सिंह साहब आपसे कि चीन को क्या संदेश आज गया होगा जब आज प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया और डीआरडीओ को हम तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। जिस तरह के संबंध हैं चीन के साथ, जिस तरह से हिमाकत ड्रैगन करता रहता है, क्या अब उसकी हिमाकतों में कमी आ सकती है, या फिर उसे भी ये लग सकता है कि भारत के पास भी एक क्षमता है, इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो? नहीं, जो आपने ये बात बताई वो तो सही है। अब उसको ये पता लग गया कि भारत के पास ये क्षमता है, इसीलिए उसने आज स्टेटमेंट में दिया कि होपफुली कि भारत जो है इसको पीस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने ये कहा है। इसका मतलब है कि अब उसको ये भी पता है कि हमारे पड़ोसी देश यानी भारत के पास भी इस तरह की क्षमता है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो चाइना और अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो भारत के पास भी ऐसी शक्ति है कि जो कि एंटी सैटेलाइट के खिलाफ भारत भी जा सकता है। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो सोचिए कि चाइना की क्या हालात होगी। आपने अगर उसके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके जितने इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जैम हो जाएंगे, उसके कम्युनिकेशन जैम हो जाएंगे, नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। और जो स्पेस वॉर है ये एक तरह से एक फ्यूचरिस्टिक वॉर है, और इसमें हम भारत ने 4था स्थान पे आ गया है। इसका मतलब कि भारत की स्थिति और मजबूत होने जा रही है और होती जाएगी। ठीक है, और इसके लिए पाकिस्तान ने पहले से ही बोल दिया है कि हम जो मेरी स्थिति उनकी जो है अब ये इस टेस्ट की वजह से, इस फायर की वजह से हो सकता है स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो, यानी जिस तरह से हम अग्नि फायर करते हैं वो भी फायर करते हैं। तो मे भी चाइना अब उसको हेल्प आउट करे और कोई न कोई कार्रवाई हो। इसके आगे देखिए, एक अच्छा संदेश गया है, भारत की ताकत बड़ी है, लेकिन फिर से घूम फिर कर सवाल यही कि ऐसे मसलों पर भी सियासत क्यों होती है। सत्ता पक्ष की ओर से भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है और विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं, एक ऐसे वक्त में जब सबको एक साथ दिखना चाहिए। लेकिन विनोद भारती जी, सवाल आपसे यही पूछ रहा है विपक्ष की, आखिर हर काम में इतनी नाटकीयता क्यों करते हैं आप लोग? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी, शालीन तरीके से बताया जा सकता था, बिना शोर शराबा किए हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, ठीक है, लेकिन तमाम नेता मिलकर के क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं चुनावों से पहले।
मेहनत जो की है वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने की है। आप ये चाहते हैं कि आप गेन कर जाएं इलेक्शंस में, और इसीलिए इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट किया गया। पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं आ रहा हूं संबोधित करने के लिए, 1 घंटे तक चर्चा चलती रही कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सस्पेंस का माहौल रहा, और फिर आकर के घोषणा की। तो ये नाटकीयता क्यों होती है हर चीज में आप लोगों की? देखिए सुब्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से मात्र ये संदेश देने का काम किया था कि मैं देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि जनता के बीच में लेके आ रहा हूं, और उसको मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, चाहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के द्वारा एकदम प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया। लेकिन वास्तव में आप देखेंगी तो जिस शालीनता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री महोदय आके सिर्फ डीआरडीओ और इसरो की उपलब्धि गिनाए हैं, उन्होंने अपने किसी भी बयान में ये नहीं कहा है कि ये हमारी उपलब्धि है, ये भाजपा की उपलब्धि है। ये कोई पहली बात नहीं। आप उन पर प्रोपेगेंडा का, सुनिए, आप उन पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए विनोद भारती जी, बीजेपी के प्रत्येक विनोद भारती जी और नेता, ठीक है, देश की जनता, ये आप कह चुके हैं पहले, की आभारी वो सब है, विपक्ष भी है, तमाम पार्टी के नेताओं ने एक लाइन से ट्वीट किया है, ये कहा है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट पर हमें गर्व है। ये सबको है, सिर्फ आपको नहीं, एकलौता सिर्फ बीजेपी को नहीं है, सबको गर्व है, देश की जनता को भी है, तमाम पार्टियों को भी है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात की गई है सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद। देखिए जनवरी में 27 तारीख को एक मन की बात रेडियो पर की प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जितने काम नहीं हुए, जितने अभियान शुरू नहीं हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उतने उससे ज्यादा 2014 के बाद हुए हैं। इस तरह की बात करना ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? देखिए इस बात का प्रमाण आपको पीछे अभी इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। 2014 से पहले लंबे समय तक सरकारें रहीं, वो अगर उनकी इच्छा शक्ति रही होती तो वो लोग भी इस तरह के परिणाम दे सकते थे। उनके नेतृत्व में भी ऐसे प्रमाण परीक्षण हो सकते थे जैसे वाजपेयी जी के सरकार में 98 में हुए, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में ये देखिए अभिषेक राज जी में हुए हैं। अभिषेक तो जी, पहले तो सिर्फ ये गिनवाया जाता था कि एनडीए की सरकार में, ठीक है सर, से लेके और ठीक है, स्पेस तक पहले तो सिर्फ ये गिनवाया जाता था कि एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, ठीक है सर, होल्ड ऑन सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, विनोद भारती जी, विनोद भारती जी लगातार मत बोलिए ना सर, और भी लोग हैं बोलने वाले। विनोद भारती जी सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है क्या? इस पे सबको विनोद जी बस ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, पहले सिर्फ ये गिनवाया जाता था कि एनडीए के शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु संपन्न देश हम बन गए। अब देखिए ये भी उपलब्धि गिनवाई जाएगी। देखिए शुभ्रा जी, इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के भी रिजाइव में यूपीए 1 और यूपीए 2 उससे पहले की भी सरकारों में बहुत सारी इस देश ने उपलब्धियां देखी और दुनिया ने उसको सराहाया, और हिंदुस्तान की जनता के वो सामने भी रही। हमको भी मालूम है, किताब पढ़ी होगी लोगों ने या देखा होगा, कई लोग मौजूद भी रहे होंगे, तो सबको मालूम है क्या उपलब्धियां इस देश ने हासिल करी, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो। मगर हमने इस तरीके से कभी उसका प्रोपोगेंडा नहीं किया, क्योंकि देखिए सुरक्षा के मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी सुरक्षा के मुद्दों को लेकर इस तरह का प्रोपोगेंडा नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बातें आई, सर्जिकल स्ट्राइक 13 बार हुई 2014 के पहले। ये इस तरीके के क्रूशियल मुद्दे हैं कि जिनको पब्लिक डोमेन में ले जाकर भुनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, और 2014 के पहले इस तरीके के किसी भी मुद्दे को पब्लिसाइज नहीं किया गया। और वाजपेयी जी की भी सरकार रही पावर में, मगर इस तरीके से, जिस तरीके से आज जो चीजें करी जा रही हैं, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है चीजों को, जिस तरीके से अपना महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है, कभी नहीं किया गया देश की आजादी के बाद से। तो यही डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा। देश की जनता अब इस चीज को अच्छी और भलीभांति तौर पर समझ चुकी है। मैं अपने साइंटिस्ट को, देश के वैज्ञानिकों को बहुत इसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कड़ी तपस्या, मेहनत उनकी है, उनका लेबर है, देश की जनता का पैसा लगा हुआ है। टोटल एक कोलैबोरेटिव वर्क है। इसका श्रेय सभी को जाता है, पुरानी सरकारों को भी जाता है, आज की सरकार में मोदी जी को इसलिए जाता है कि मोदी जी ने कम से कम इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया,
होने दिया प्रोग्राम को। तो ये जो है ये कोलैबोरेटिव विक्ट्री है, मगर ये डीआरडीओ, इसरो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए गए थे 1958 और 1959 में कांग्रेस के रिजीम में, ये उनको जाता है जो ये ऑर्गेनाइजेशन थे, बल्कि ना कि किसी एक व्यक्ति को। नहीं, लेकिन विनय सिंह जी बार बार ये कहा जा रहा है, आप लोग खुद ही एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जब बात होती है सेना के शौर्य की तब भी ये विपक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि सियासत विपक्ष कर रहा है, सरकार के साथ नहीं खड़ा होता है। और दूसरी बात की इच्छा शक्ति की कमी, ये कहा जाता है बार बार कि पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं रही है और वही इच्छा शक्ति आज की सरकार ने दिखाई है, मोदी सरकार ने दिखाई है, जिसकी वजह से एक के बाद एक उपलब्धियां गिनवा रही है सरकार। तो अगर इच्छा शक्ति दिखा करके उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, अगर इसका फायदा मिल रहा है तो उसको आप ऐसे बयानों से थोड़ी रोक लेंगे। विनय सिंह जी। सुब्रा जी, इनके इच्छा शक्ति को तो मैं कह ही रहा हूँ, उसकी सराहना तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर इन्होंने दिखाई है और इस समय कोई कार्य हुआ तो सराहनीय हो गया। लेकिन इनके ही समय में अगर इनके द्वारा देश के लिए कोई गलत होता है तो उस चीज को क्यों नहीं अपने उसका श्रेय लेते? अगर पुलवामा से में 47 सैनिक शहीद होते हैं इनके फेलोवर मैनेजमेंट से, तो उसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? इन सब सारी चीजों का भी तो श्रेय इन्हें लेना चाहिए, जहां पे फेलोर हो उसको भी। अब रही बात, कभी आप महात्मा गांधी का चश्मा उठा करके चरखा चलाने लगे तो महात्मा गांधी थोड़ी ना बन जाएंगे। और कभी आप अगर सैनिकों ने जो है कोई पराक्रम किया, उनकी शौर्य गाथा आकर के अपने मुख से बखान करेंगे तो आप वो सैनिक थोड़ी ना हो जाएंगे। आज अगर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अगर कोई ऐसा कार्य किया है जो कि देश के लिए गर्व की बात है, तो आप वो वैज्ञानिक ने, हाँ इस चीज को मानता हूं कि आपके समय में हुआ है, आपने इसकी जो भी अनुमति दी होगी उसमें सहयोग किया होगा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो देश के साथ आज दुर्भाग्य है, जो देश के लोग बेरोजगार हैं, जो देश के लोग परेशान हैं, उसका भी श्रेय आपको लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए क्यों नहीं आगे? ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं पूछूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन सर एक सवाल मेरा भी है। अखिलेश यादव ने जो कहा, अपनी खत्म नहीं किया। अखिलेश एक सेकंड, मैं सवाल कर लेती हूँ, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। सवाल ये है, जो अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे तक खुद को टीवी मीडिया का केंद्र बनाए रखा, देश के जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ग्रामीण संकट है, महिला सुरक्षा जैसे विषयों से ध्यान हट गया। क्या 1 घंटे तक अगर इस पर बात होती रही देश में, या फिर इसको लेकर सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस का दौर रहा, क्या इसी 1 घंटे में आप बेरोजगारी भी खत्म कर लेते, आप महिला सुरक्षा पर भी काम कर लेते, आप रोजगार भी क्रिएट कर लेते? ये सिर्फ 1 घंटे में हो जाता क्या? देखिए सुभ्रा जी, ये तो बात वही होगी, सही कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। गांव में एक मदारी का खेल चलता, आपने देखा होगा। मदारी आता है और बच्चे को लेटाता है और कहता है कि मैं इसका आज गला काट दूंगा। सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं, अरे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। उसके बाद बहुत झटके से गला काटता और दिखता है कि गला कट गया और कहता है मैं इसको जोड़ दूंगा। मतलब इस तरह का खेल सबको केवल सेंट्रलाइज करने के लिए, अपने तरफ सेंट्रलाइज करने के लिए इन्होंने यह कारनामा किया। अगर यही चीज बताना था देश को कि आज देश के गर्व की बात है, तो इसरो के चीफ को ले आते, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते, इस तरीके से इस चीज को लेकर के पब्लिक डोमेन में आते। अब आप जो है इस अंदाज में, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आज आचार संहिता लागू है, आप इस अंदाज में लेकर के आते हैं, तो इसमें बहस तो होना स्वाभाविक है। बहस तो होगा, पार्टियां प्रश्न तो पूछेंगी, क्योंकि अगर आप पूरे देश के कार्य को लेकर के आप बताएं कि हमारे टीम ने किया है। अभी आप स्पीच दे रहे थे तो इन्होंने कहा हमारी टीम ने किया, इसके लिए हम धन्यवाद। तो आप जब अपना बताएंगे पूरे देश के कार्य को, तो प्रश्न तो उठेगा ही, प्रश्न तो हम आदमी करेगा ही। जो बहुत मैं इस पे इम्पोर्टेंट जी पूरी कर लीजिए बात। मैं इस पे एक शायरी थोड़ा सा कहना चाहता था। ये हुड़दंग कब से वतन की पुकार होने लगी, ये हुड़दंग कब से वतन की पुकार होने लगी, सरकारें कब से देश की चौकीदार होने लगी, शान से न कहो कुछ खाया नहीं था हमने, बिल्लियां कब से दूध की चौकीदार होने लगी। मैं बता दूं, ये मोदी जी का ये सब प्रोपेगेंडा है, कभी चौकीदार, कभी आप उन पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने रखे हैं, जिसका जवाब मैं लेती हूँ विनोद भारती जी से। विनोद भारती जी, एक तो ये कि अगर आप इस तरह के उपलब्धियों का क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं और ये कहते हैं कि सरकार की उपलब्धि ये है, लेकिन तब आप क्यों भाग खड़े होते हैं जब जो नाकामियां हैं उनकी बारी आती है और उनके बारे में बात की जाती है, तब आप नेहरू जी पर कभी थोप देते हैं, कभी पिछली सरकारों पर थोप देते हैं, तब आप भाग खड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरा सवाल जो किया अभी विनय सिंह जी ने,
ये इस तरह के माहौल में आखिर क्यों नाटकीयता हमेशा होती है? आखिर क्यों आप लोग एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं हमेशा? क्यों नहीं आप लोग डीआरडीओ के वैज्ञानिक को ही ले आए, डीआरडीओ के चीफ को ही ले आते, उनसे ही कहलवा देते? प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे वक्त में जब देश भर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे वक्त में चुनाव आचार संहिता का यह हवाला दे रहे हैं, आप आते हैं जनता के सामने और इस तरह की घोषणा करते हैं। अगर वाकई डीआरडीओ को क्रेडिट देना था आपको तो उसकी तरफ से कहलवा देते। जवाब दीजिए। सुभ्रा जी, उरी और पुलवामा जैसी घटना इस देश में इससे पहले भी हुई थी। लीजिए, इससे पहले हुई थी, आपने करा दिया तो कोई बात नहीं। अब आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी हुई थी, हमने भी मरवा दिया तो कोई बात नहीं। ये कौन सी बात होती है? शहीदों की हत्या हम करवाएंगे? आप उसका अब ये बताइए, ये आतंकवादी घटना है, ये निंदनीय घटना है, ये देश के लिए शर्मनाक है। आप कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, हमने करा दिया तो क्या हो गया? तो श्रेय लीजिए ना इसका। अब क्यों कहते श्रेय नहीं लेते हैं? बताइए, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कौन सी बात? अरे कहिए, आगे से नहीं होने दूंगा। आज देश सुरक्षित हाथों में है, आगे से ये घटना नहीं होने दूंगा। तब तो समझे दमदारी है, तब तो समझे 56 इंच का सीना है, तब तो समझे शेर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देशद्रोही है नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार की सशक्त का परिणाम है। और आज पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, जैसे पाकिस्तान के जीते नहीं, इसीलिए इन्होंने ट्वीट करके बधाई दिया कि पाकिस्तान जिंदा रहो, हम जीतेंगे। ये कभी बिरयानी मोदी जी इस योजना को पाकिस्तान को बधाई देंगे। ये सैटेलाइट की बात लेकर आए, उसके 1 घंटे बाद पाकिस्तान सर्वदलीय बैठक बुलाता है, नहीं कांपेगा। धूर विरोधी दुश्मन है हमारा। और पाकिस्तान की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के आगे? चीन जैसे पाकिस्तान की हैसियत क्या है? संरक्षण पाता था, इसलिए हमको आग दिखाता था। हमारे देश के 130 करोड़ चीन जनता से कांप रहा है, पाकिस्तान मोदी से नहीं कांप रहा कि भारत विश्व की चौथी महाशक्ति भर के उभरा है। ये इस देश को लाभ हुआ है। अभिषेक जी, अपनी बात रखिए। देखिए, 2014 के बाद से जिस तरीके से आतंकी हमले हुए, अगर आप उठा के देख ले, 13-14 बड़े आतंकी हमले इस देश में हो चुके हैं। जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है और जिस तरीके से इस वक्त कश्मीर का माहौल है, और उसके बाद आज सरकार ये बात कहती है और पुरानी सरकारों पे उसका दोषारोपण करने की कोशिश करती है। आपके आने के बाद जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, आप कहते थे मैं 1 के बदले 10 सर लेके आऊँगा, आपने तमाम इस तरीके की बातें करी, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी, मगर आप ग्राउंड पर क्या डिलीवर कर पाए वो इस देश की जनता ने देख लिया। देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा कोई रिसर्च करी गई या कोई प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस तरीके से वीके सारस्वत जी की बयान को यहाँ पे तोड़ मरोड़ के अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 2012 में अग्नि 5 मिसाइल का जब लॉन्च हुआ था, ये चीज़ बोली गई थी कि इंडिया के पास कैपेसिटी है एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, मगर कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, डेब्रीज वगैरह का कुछ इशू था। उनका पूरा स्टेटमेंट आप अगर पढ़ेंगे तो मैं उसको कोट करके आपको बताना भी चाहूंगा, जो वीके सारस्वत साहब ने बोला वहां पे उस वक्त, वो ये है कि 1 सेकंड में बता रहा हूं कि वी आर फुल्ली सॉरी, 1 मिनट, उन्होंने बोला कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस तरीके के मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के लिए, मगर अभी इसकी हमें आवश्यकता नजर नहीं आती है और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं और तैयार हैं। हम आने वाले समय में इसको डेवलप भी कर लेंगे और हम किसी भी तरीके के इस तरीके के जो स्पेस हमले की लोग बातें कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए सशक्त हैं, पूरी तरीके से हम इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको पॉलिटिसाइज कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारे टाइम पे भी चीजें हो रही थी। रिसर्च एंड एडवांसमेंट और डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है एक टाइम फेज में होता है, धीरे धीरे होता चला जाता है। तो 2012 में इसके फाउंडेशन डाल दिए गए थे और एक काम तब से चल रहा था। संजोग की बात है कि 2017 आते 19 आते ये काम पूरा हुआ और मोदी जी को क्षमता तो तब भी थी, क्षमता आज भी है, सेना के पास भी तब क्षमता थी और आज भी वैज्ञानिकों के पास क्षमता है। लेकिन ये मोदी जी कह रहे हैं या फिर जो जेटली जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हमने अनुमति दी, वो अनुमति पिछली सरकारें नहीं दे पाई इच्छा शक्ति की कमी के कारण। अनुमति तो सैनिकों को लिफ्ट करने के भी उन्होंने नकार दिया था, जो बस से भेजा था वो भी तो उनकी अनुमति थी। मैं वीके सारस्वत साहब को कोट कर रहा हूं, today I can say that all the building blocks for an ASAT weapon are in place. A little fine tuning may be required, but we will do that electronically. We will not do a physical test, actual destruction. जो अभी इन्होंने कहा है कि दावा किया है कि हुआ,
बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ स्पेस डेब्रीज अफेक्टिंग अदर सैटेलाइट। इस तरह की खबरें मैं भी पढ़ के आपको नहीं, ये एक बयान है जो अरुण जेटली साहब ने जिस पत्रकार का जिक्र किया डीएनए की हेडिंग है करके बताया है कि पहले इस तरह की इजाजत नहीं दी गई। के नेता बहुत होशियार है, तोड़ मरोड़ के इस तरीके की बातों को पेश करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्शन से पहले अगर इसको बुलाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन से पहले अगर इसको बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या विनोद भारती जी बहुत इससे गर्व, ठीक है विनोद भारती जी का विषय है, हमको बहुत हर्ष उल्लास देखिए अभी इस देश के लिए इसी तरह की चर्चा तब भी हो रही थी। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, सबको हर्षोल्लास महसूस हो रहा है, लेकिन जो सियासत हो रही है ना उस पर चर्चा है। और इसीलिए मैं विनोद भारती जी ये है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए मोदी जी इस तरीके से ग्लैमराइज देखना होगा कि आप लोग यहाँ पर बात तो कर रहे हैं, चुनाव आयोग में जब जाते हैं तो कहां पर ठहरते हैं, वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जिस संगठन द्वारा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है विनोद भारती जी, सवाल ये है कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी इस तरह के हालात बने थे, तब भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी सर, और अभी देखिए वो साबित भी हो गया कि किस तरह से उसका राजनीतिकरण हुआ है। चुनाव आयोग को यह कहना पड़ रहा है कि सैनिकों की फोटो इस्तेमाल मत कीजिए। पहले भी निर्देश आया था चुनाव आयोग की ओर से, फिर से एक बार कहा गया, स्पेशली बीजेपी जो इस्तेमाल कर रही है सैनिकों के फोटोग्राफ्स, उसको लेकर के 3 दिन का वक्त दिया गया है कि उसको हटाइए। यही नौबत फिर से एक बार आ रही है कि जो वैज्ञानिकों का काम है उसका श्रेय लेने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। ऐसे मसलों पर सियासत का आरोप विपक्ष पर आप लगाते हैं, लेकिन लगता तो यही है ना कि सियासी फायदा लेने की होड़ मचा रहे हैं आप लोग। देखिए सुब्रा जी, जब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, भारत तेजी से विकास किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान विश्व परिदृश्य में बढ़ा है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ इस देश की आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इस देश की आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के भारत छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप ये कैसे भूल सकते हैं? 2017 में यह कहती है 1,28,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। आपने जीडीपी को टेस्ट तक कराया है, आपने उसके साथ टेम्परिंग तक करी। 7-8 में 9.2 था, 7.2 है। हम जहां 2014 में इसको छोड़ के गए थे, आप अगर उसी गति से आज हम चल रहे होते तो देश का होता। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, मारा फिर रहा है, उसके पास काम नहीं है, गुंडाई बदमाशी हो रही है। देश का जो युवा है पूरी तरीके से डिरेल हो चुका है, उसके पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं है देश में, अनाज के दाम अनाज नहीं किए जा रहे हैं, अनाज सड़ जा रहे हैं, बिजली महंगी होती चली जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट गए और पेट्रोल बढ़ता चला जाता है। चुनाव आने के पहले बोलिए विनय जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। विनय जी रहते हैं, बोलिए। देखिए जनता क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, कभी इस पर आपने सोचा? प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 1,28,00,000 लोग बेरोजगार हुए। अरे मैं उस मदारी से कहना चाहता हूं, कभी उस झोले से अपने उस मैनिफेस्टो को भी तो निकाल कर जनता के सामने फेंको कि बताओ कि कितने काम हुए, कि देखो ये रोजगार पे काम हुआ, ये महंगाई पे काम हुआ, ये भ्रष्टाचार पे काम हुआ। मदारी उस समय अपना कर्तव्य क्यों नहीं दिखाता है? क्यों सैनिकों के शौर्य को बेचने का काम यह मदारी करता है? क्यों वैज्ञानिकों ये बात तय है कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है ना एक दिन में सुधरती है, ना एक सरकार की किसी एक कार्यकाल में सुधरती है, ना सेना का शौर्य किसी एक घटना से डिसाइड किया जाता है, और ना ही जो अंतरिक्ष में हम स्थिति की बात कर रहे हैं, जो शक्ति की बात कर रहे हैं या सामरिक शक्ति की बात कर रहे हैं, वो एक दिन में नहीं ठीक होता है, एक दिन में वो दुरुस्त नहीं होता है। इसीलिए इस पर इस तरह की सियासत जो हो रही है उसके लिए जनता जो है खुद तय करेगी कि कौन कितनी सियासत कर रहा है और उसका कितना नुकसान होता है देश की छवि को, जब सियासी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हैं इस तरह के मसले पर। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए। देखते